वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 27 मार्च और 27 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। अंतर्राष्ट्रीय अजन्मे बच्चे का दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 25 मार्च को। पश्चिम एशिया संकट 2026 के प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। भारतीय रेलवे के लिए नए नियमों के तहत ट्रेन के प्रस्थान से कितने समय पहले टिकट रद्द करने पर कोई धन वापसी नहीं दी जाएगी? इसका आंसर है 8 घंटे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों यानी एससी की सूची अधिसूचित की जाती है? तो अनुच्छेद 341 में। गुजरात सरकार ने सुगम डिजिटल गुजरात पहल के तहत हाल ही में कितनी अत्यधिक मांग वाली सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है? तो इसका आंसर है 20 सेवाएं। ठीक है। मार्च 2026 में फिलीपींस ने किस मुख्य वैश्विक संघर्ष के कारण राष्ट्रीय ऊर्जा आपात की घोषणा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष के कारण। ठीक है। 25 मार्च 2026 को घोषित नियुक्ति के अनुसार किरण मणि को किस कंपनी ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रबंध निदेशक यानी एमडी नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन एआई। 25 मार्च 2026 को घोषित नियुक्ति के अनुसार केवी रमना मूर्ति को किस संगठन के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का। ठीक है। मार्च 2026 में डिजिटल न्यूज पब्लिकेशन एसोसिएशन यानी डीएनपीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पुनीत गुप्त जी को। हाल ही में आईआईटी खड़गपुर और आरपीएल के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की चट्टानों पर किस खनिज की उच्च सांद्रता लगभग 18% के रहस्य को सुलझाने के लिए एक नया मॉडल पेश किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है। ये तो था कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो दुनिया भर में पर्पल डे किस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्गी एपिलेप्सी। ठीक है। इसे जो है हर साल 26 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। इसे हर साल 26 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 26 मार्च 2008 में कनाडा की कैसिडी मेगन द्वारा की गई थी, जो खुद मिर्गी से पीड़ित थी। ठीक है। और लेवेंडर यानी बैगनी रंग को मिर्गी का अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है, जो अकेलेपन को दूर करने और समुदाय की भावना को दर्शाता है। मिर्गी मस्तिष्क से जुड़ा एक विकार है जिसमें व्यक्ति को बार बार दौरे पड़ते हैं। या कोई मानसिक बीमारी या छुआछूत का रोग नहीं है। ठीक है। यह दिन लोगों को मिर्गी के दौरान किए जाने वाले प्राथमिक उपचार के बारे में शिक्षित करने का एक बड़ा अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमराबाद टाइगर रिजर्व, जहां हाल ही में आदिवासी परिवारों के पुनर्वास की पहल की गई है, किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट की नल्लामाला पहाड़ियां। ठीक है। ये जो है पूर्वी घाट की नल्लामाला पहाड़ियां का हिस्सा है। ठीक है। 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन से पहले यह नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का हिस्सा था। अब यह भारत के सबसे बड़े बाघ अभयारण्यों में से एक है। यहाँ चेंचू जनजाति निवास करती है, जिसे भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की श्रेणी में रखा गया है। कृष्णा नदी इस अभयारण्य से होकर बहती है और यह क्षेत्र श्रीशैलम तथा नागार्जुन सागर जैसे विशाल बांधों के लिए जल संग्रह का मुख्य स्रोत है। यहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जहाँ बाघ और तेंदुओं के अलावा 300 से अधिक पक्षी जनजातियां और औषधि पौधे मौजूद हैं। इसका उद्देश्य मुख्य वन क्षेत्र में मानवीय दखल कम करना, ताकि बाघों का संरक्षण बेहतर हो सके और आदिवासियों को शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना मूल रूप से किस वर्ष शुरू की गई थी?
तो इसे जो है 2016 में शुरू की गई थी और इस वर्ष उड़ान 2.0 को लॉन्च किया गया है। इसमें संशोधित योजना यानी उड़ान 2.0 के तहत 100 नए हवाई अड्डों और 200 आधुनिक हेलीपैडों का विकास किया जाएगा, जिससे टियर 2 और टियर 3 शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सरकार एयरलाइनों को 80 से 90% व्यवहार्यता अंतर्निधि प्रदान करेगी ताकि दुर्गम रास्तों पर उड़ानें व्यावसायिक रूप से सफल हो सकें। हवाई अड्डों के संचालन के लिए प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपए और हेलीपैड के लिए 90 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। उड़ान 2.0 में अब केवल विमान ही नहीं बल्कि सीप्लेन और हेलीकॉप्टर सेवाओं पर भी विशेष जोर दिया गया है, जो पहाड़ी और द्वीपीय क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली उभरती युवा नेता स्तुति प्रधान किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम से। ठीक है, ये सिक्किम से संबंधित हैं। स्तुति प्रधान ने विकसित भारत युवा संसद 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा साबित की थी। उनकी स्पष्ट वैचारिक क्षमता के कारण उन्हें गणतंत्र दिवस 2026 समारोह में सिक्किम के लोक भवन में विशेष अतिथि के रूप में भी सम्मानित किया गया। ठीक है, विश्व युवा संसद यानी वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट एक वैश्विक मंच है जहां दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और यूएई जैसे विभिन्न देशों के युवा नेता जलवायु परिवर्तन और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर नीतिगत समाधान प्रस्तावित करने के लिए एकत्रित होते हैं। स्तुति का चयन वैश्विक शासन यानी ग्लोबल गवर्नेंस और कूटनीति में भारतीय युवाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। यह मंच भविष्य के नीति निर्माताओं को तैयार करने के लिए एक प्रशिक्षण स्थल के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ एयर की 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो इसे जो है लोनी जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे जो है सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। ठीक है, लोनी में PM 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता 112.5 माइक्रोग्राम पर मीटर घन दर्ज की गई है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा से 22 गुना अधिक है। ठीक है, PM 2.5 का प्रभाव ये सूक्ष्म कण फेफड़ों और रक्त प्रवाह में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं, जिससे हृदय और श्वसन संबंधी गंभीर बीमारियां होती हैं। ठीक है, प्रदूषण के कारण लोनी में अनियंत्रित औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों का भारी दबाव, निर्माण कार्य की धूल और कचरा जलाना प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, NCR का संकट रिपोर्ट दर्शाती है कि गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद जैसे शहर अब एक निरंतर प्रदूषण पट्टी बन रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र का जन स्वास्थ्य खतरे में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कतर के रास लाफान में हुए व्यवधान के बाद सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए आवश्यक किस महत्वपूर्ण गैस की आपूर्ति और कीमतों को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। ठीक है, हीलियम को लेकर वैश्विक चिंताएं बढ़ गई हैं। हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है जो प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण का उप उत्पाद है। सेमीकंडक्टर निर्माण में इसका उपयोग शीतलन और अति स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए किया जाता है। इस संकट के कारण वैश्विक बाजार में हीलियम की कीमतों में 35% से 100% तक की भारी वृद्धि देखी गई है। मोरबी का संकट क्या है? तो हीलियम के अलावा भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में मोरबी जो कि गुजरात की 550 से अधिक सिरेमिक इकाइयों के बंद होने से भी झटका लगा है, जिससे मल्टीलेयर सिरेमिक कैपेसिटर की आपूर्ति बाधित हुई है। ठीक है, रास लाफान का महत्व क्या है? तो कतर में स्थित यह हब दुनिया के सबसे बड़े द्रवीकृत प्राकृतिक गैस निर्यात केंद्रों में से एक है, जो वैश्विक हीलियम आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है। ठीक है, भारत की स्थिति स्मार्टफोन, लैपटॉप, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, जिससे निर्माण लागत में 10 से 20% की वृद्धि का अनुमान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आव्रजन वीजा, विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग यानी इमिग्रेशन वीजा
और फॉरेन रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग योजना को किस अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2026 से 2031 तक। IVFTR का उद्देश्य वीजा जारी करने, आव्रजन यानी इमिग्रेशन जांच और विदेशी नागरिकों के पंजीकरण की प्रक्रियाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। इस चरण में स्व सेवा कियोस्क और मोबाइल आधारित सेवाओं को शामिल किया जाएगा, जिससे हवाई अड्डों पर यात्रियों की आवाजाही निर्बाध हो सके। यह योजना अब आव्रजन यानी इमिग्रेशन और विदेशी अधिनियम 2025 के दायरे में काम करेगी, जो इसे नई चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक संस्थागत शक्ति प्रदान करता है। इसका मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भारत आगमन की प्रक्रिया को सरल और सुखद बनाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी के नए नेतृत्व की कमान संभालने से पहले मैट ब्रिटेन किस कंपनी में यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल। ठीक है, मैट ब्रिटेन ने गूगल में लगभग 2 दशक बिताए हैं। उनका अनुभव पारंपरिक प्रसारण के बजाय तकनीक क्षेत्र और डिजिटल इकोसिस्टम के विस्तार में अधिक है। उन्होंने टीम डेविड का स्थान लिया है, जिन्होंने जनवरी 6 के अमेरिकी कैपिटल हमले से संबंधित एक भाषण के विवादास्पद संपादन के बाद नवंबर 2025 में इस्तीफा दे दिया था। ब्रिटेन ऐसे समय में पदभार संभाल रहे हैं जब बीबीसी अपनी संपादकीय निष्पक्षता और समाचारों की विश्वसनीयता को लेकर भारी दबाव और जांच के घेरे में है। उन्होंने बीबीसी को एक असाधारण और विशिष्ट ब्रिटिश संपत्ति बताया है। उनका मुख्य कार्य संस्थान की साख को बहाल करना और उसे भविष्य की डिजिटल जरूरतों के अनुसार ढालना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरंदाजी की वह कौन सी श्रेणी है जो वर्तमान में ओलंपिक खेलों का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिकर्व। रिकर्व जो है इस समय ओलंपिक खेलों का हिस्सा है, जो कि तीरंदाजी से संबंधित है। रूमा विश्वास, कीर्ति और रिधिफोर की महिला रिकर्व टीम में मलेशिया को 5-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। वहीं पुरुष कंपाउंड टीम ने वियतनाम से हारने के बाद जोरदार वापसी करते हुए भूटान को हराकर कांस्य अपने नाम किया। भारत ने पुरुष रिकर्व टीम में देवांग सुखचैन जुएल और महिला कंपाउंड टीम के माध्यम से फाइनल में जगह बनाई है, जहां उनका मुकाबला कजाकिस्तान से होगा। ठीक है, कंपाउंड वर्ग में अभिषेक जवकर और उदय कंबोज के बीच फाइनल मुकाबला होगा, जिससे भारत के लिए 1 गोल्ड और 1 सिल्वर पक्का हो गया है। महिला रिकर्व में रिधिफोर अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण के लिए उतरेंगी। रिकर्व का क्या मतलब है? तो इसमें धनुष के सिरे बाहर की ओर मुड़े होते हैं और यह ओलंपिक का हिस्सा है। ठीक है, कंपाउंड क्या है? तो इसमें निशाना लगाने की सटीकता बढ़ाने के लिए पुलिस सिस्टम का उपयोग होता है, लेकिन यह अभी ओलंपिक में शामिल नहीं है। तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेपो दर जैसी प्रमुख नीतिगत ब्याज दरों का निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति समिति। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है निर्धारण करने वाली संस्था है। भारत फ्लेक्सिबल इन्फ्लेक्शन टारगेटिंग ढांचे का पालन करता है। इसका मुख्य लक्ष्य 4% मुद्रास्फीति है, जिसमें न्यूनतम 2% और अधिकतम 6% की सहनशीलता सीमा रखी गई है। ठीक है, एमसीपी की संरचना, इस समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करते हैं। यह समिति साल में कम से कम 4 बार बैठक कर ब्याज दरों पर निर्णय लेती है। ठीक है, यह मुद्रास्फीति लगातार तीनों तिमाहियों यानी 9 महीने तक 2% से नीचे या 6% से ऊपर रहती हैं, तो आरबीआई को सरकार को लिखित में इसका कारण और सुधारात्मक कदम बताने होते हैं। ठीक है, भारत में खुदरा मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है। फरवरी 2026 में यह 3.21% दर्ज की गई थी। ठीक है, यह ढांचा कीमतों को स्थिर रखकर मध्यम वर्ग की बचत की रक्षा करता है और व्यवसायों को भविष्य के निवेश की योजना बनाने के लिए एक अनुमानित वातावरण प्रदान करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हारा पार्वती कथा उपन्यास के लिए
सरस्वती सम्मान 2026 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार मुखोपाध्याय। ठीक है, राजकुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान 2026 से सम्मानित किया जाएगा। बंगला लेखक राजकुमार मुखोपाध्याय को उनके बंगाली उपन्यास हारा पार्वती कथा के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2025 जो 2026 में घोषित या प्रदान किया जा रहा है से सम्मानित किया जाएगा। यह उपन्यास पौराणिक विषयों पर आधारित है। इसमें यानी इस सम्मान में 15 लाख की नकद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका शामिल है, यानी ये चीजें इनको मिलेंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी टीम आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन कौन सा है। तो हाल ही में खबरों में छाई पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? तो ये जो है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो बाकी डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।